विज्ञान में सबसे मजेदार और जरूरी वाक्य यूरेका यानी मिल गया नहीं है, बल्कि वो है ये तो अजीब है। और ये बात आज की हमारी चर्चा पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि आज हम एक ऐसे कानून की गहराई में उतरने वाले हैं जो भारत के ऊर्जा भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है। नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम अपने तीसरे और बेहद ज़रूरी विषय पर बात करेंगे, खासकर उन लोगों के लिए जो यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये टॉपिक बहुत काम का है। इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख के आधार पर हम आज शांति बिल की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। देखिए, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम वादों से हमेशा भरा रहा है, लेकिन हकीकत में इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी रही है। हाँ, बिल्कुल। और उसकी बड़ी वजह रहे हैं पुराने कानून। सही कहा, पुराने उलझे हुए कानून और सबसे बड़ी बात देनदारी यानी लायबिलिटी की चिंता ने बड़े प्राइवेट निवेशकों को हमेशा इससे दूर रखा। अब ये शांति बिल इसी कहानी को बदलने का दावा कर रहा है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस बिल में आखिर है क्या, ये 1962 और 2010 के पुराने कानूनों से कैसे और क्यों अलग है, प्राइवेट सेक्टर के लिए इसमें क्या है, निगरानी रखने वाली संस्था को कितनी ताकत दी गई है, और हाँ, वो सबसे बड़ा सवाल कि अगर कोई हादसा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा। बिल्कुल, हमारा मकसद है इस बिल के हर पहलू को टटोलना, ताकि हम ये समझ सकें कि 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा बनाने के बड़े लक्ष्य में ये बिल वाकई कोई मदद करेगा या ये सिर्फ एक और कागजी बदलाव है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि हमें इस नए कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी। हमारे पास पहले से ही 2 कानून थे, तो उन्हें सुधारने के बजाय एक बिल्कुल नया बिल क्यों लाया जा रहा है? इसकी वजह भारत की बदलती जरूरतें हैं। देखिए, 1962 का कानून तब बना था जब भारत परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत ही कर रहा था और सब कुछ सरकार के हाथ में था। फिर 2010 में CLND एक्ट आया, जो भोपाल गैस त्रासदी के अनुभव से जन्मा था, और वो पूरी तरह से पीड़ितों पर केंद्रित था। लेकिन आज भारत को सिर्फ ऊर्जा नहीं बल्कि स्वच्छ ऊर्जा चाहिए, और वो भी बहुत बड़े पैमाने पर। और उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। बिल्कुल, उसके लिए अरबों डॉलर का निवेश लगेगा, जो सिर्फ सरकार के बस की बात नहीं है। मतलब पुराने कानून आज के दौर में फिट नहीं बैठ रहे थे, वो एक तरह से प्राइवेट कंपनियों और विदेशी निवेशकों को डरा रहे थे। बिल्कुल। शांति, जिसका पूरा नाम है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये एक तरह का रीसेट बटन है। ये उन दोनों पुराने अलग अलग कानूनों को एक साथ मिलाकर एक नया मॉडर्न फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश है। अच्छा। इसका असली मकसद भारत के परमाणु नियमों को दुनिया के बाकी देशों के साथ मिलाना है। अब तक हमारे नियम कुछ ऐसे थे कि विदेशी कंपनियां यहां आने से हिचकिचाती थीं, और अगर 2047 तक 100 गीगावाट का पहाड़ जैसा लक्ष्य हासिल करना है तो हमें ऐसे नियम चाहिए जिन पर दुनिया भरोसा करे और देश की कंपनियां पैसा लगाने से ना डरें। अच्छा, यहीं पर एक पेच है। बिल प्राइवेट सेक्टर के लिए दरवाजे तो खोल रहा है, पर पूरी तरह से नहीं। ये थोड़ा नियम और शर्तें लागू जैसा लगता है। ऐसा क्यों? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसे सावधान विस्तार रणनीति कहना ठीक होगा। ये बिल प्राइवेट सेक्टर को दावत तो दे रहा है, लेकिन घर की चाबियां पूरी तरह से उनके हवाले नहीं कर रहा। सरकार का नियंत्रण बना रहेगा। मतलब ये एक तरह से राज्य के नेतृत्व वाली व्यवस्था के भीतर प्राइवेट कंपनियों को काम करने का मौका देने जैसा है। जी बिल्कुल। और वो कौन सी शर्तें हैं जो सबसे अहम हैं? वो कौन सी लाल रेखा है जिसे पार करने की इजाजत नहीं है? सबसे बड़ी शर्त ये है कि विदेशों में रजिस्टर्ड कंपनियां सीधे तौर पर भारत में न्यूक्लियर प्लांट की मालिक या ऑपरेटर नहीं बन सकती। अच्छा। उन्हें किसी भारतीय कंपनी के साथ मिलकर ही काम करना होगा। ये एक तरह की संप्रभुता की सीमा है जो सुनिश्चित करती है कि अंतिम नियंत्रण भारतीय हाथों में रहे। और दूसरी बड़ी बात, ईंधन चक्र के जो सबसे संवेदनशील हिस्से हैं, जैसे यूरेनियम को समृद्ध करना या इस्तेमाल हो चुके ईंधन को संभालना, वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के हाथ में रहेंगे। तो ये एक तरह का मिला जुला मॉडल है। जहां टेक्नोलॉजी और पैसे की जरूरत है वहां खुलापन, और जहां राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है वहां पूरा नियंत्रण। हाँ, ये वाकई एक मजबूत संतुलन बनाने की कोशिश लगती है। हाँ, और ये एक परिपक्व और व्यवहारिक नजरिया है। ये दिखाता है कि भारत अब दुनिया के साथ मिलकर काम करना चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। ठीक है, को बिजनेस मॉडल और नियंत्रण की बात समझ में आ गई जी। लेकिन किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए एक मजबूत रेफरी की जरूरत होती है। हाँ। यहाँ नियामक यानी रेगुलेटर की भूमिका में क्या बदलाव है?
क्योंकि बिना एक ताकतवर रेगुलेटर के तो अच्छे से अच्छा कानून भी फेल हो सकता है। यह इस बिल का एक बहुत ही जरूरी सुधार है। पहले चीजें थोड़ी मिलीजुली थी, जिससे हितों के टकराव का खतरा रहता था। अब बिल भूमिकाओं को साफ साफ अलग करता है। कैसे? प्लांट लगाने का लाइसेंस देने का अधिकार तो सरकार के पास ही रहेगा, लेकिन सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी और अधिकार परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी AERB का होगा। मतलब एक तरह से शक्तियों का बंटवारा। जी, सरकार बिजनेस की तरफ ध्यान देगी और AERB सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा पर। बिल्कुल इससे पारदर्शिता आएगी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, AERB को अब एक मजबूत कानूनी आधार दिया जा रहा है। अच्छा, पहले ये एक आदेश से बना था, अब ये संसद के कानून से बनी संस्था होगी। इससे उसकी स्वायत्ता और शक्ति दोनों बढ़ेंगी। एक ताकतवर AERB प्लांट के डिजाइन से लेकर उसे बंद करने तक, यानी उसके पूरे जीवन काल के लिए मानक तय कर सकता है। वो आपातकालीन तैयारियों की जांच कर सकता है और जनता से सीधे संवाद कर सकता है, जो परमाणु ऊर्जा में विश्वास बनाने के लिए सबसे जरूरी है। सही बात है। लेकिन कानून बनाना एक बात है और उसे जमीन पर लागू करना दूसरी। क्या AERB के पास इतनी क्षमता, इतने विशेषज्ञ होंगे कि वो इन नई प्राइवेट कंपनियों पर नजर रख सकें? ये $1 मिलियन का सवाल है। कानून में प्रावधान करना पहला कदम है, लेकिन इसकी सफलता क्षमता निर्माण पर ही निर्भर करेगी। AERB को बहुत सारे विशेषज्ञ इंस्पेक्टरों की जरूरत पड़ेगी, नियम बनाने की प्रक्रिया को तेज करना होगा और सबसे जरूरी, बिना किसी डर या पक्षपात के नियमों को लागू करने का आत्मविश्वास दिखाना होगा। कागज पर एक शेर बना देना आसान है, लेकिन उसे असली ताकत देना असली चुनौती होगी। बिल्कुल। ठीक है, तो एक मजबूत रेफरी मैदान पर होगा। लेकिन परमाणु ऊर्जा के खेल में सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही होता है कि अगर मान लीजिए कोई बड़ा हादसा हो गया तो उसका हर्जाना कौन भरेगा? यहीं पर लायबिलिटी का पूरा मुद्दा आता है, जो भारत में हमेशा से एक भावनात्मक और जटिल विषय रहा है। और यही इस बिल का दिल है, सबसे विवादास्पद हिस्सा। देखिए, 2010 का हमारा पिछला कानून भोपाल गैस त्रासदी की छाया में बना था। हाँ, उसका सिद्धांत था कि आपूर्तिकर्ता यानी जो कंपनी प्लांट का कोई हिस्सा बनाती है, उसे भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ये सोच पीड़ितों के नजरिए से तो अच्छी थी, लेकिन ये दुनिया भर में अपनाई जाने वाली प्रथा से बिल्कुल अलग थी। दुनिया में क्या प्रथा है? वैश्विक परमाणु कॉमर्स में लगभग हमेशा पूरी जिम्मेदारी ऑपरेटर पर डाली जाती है, यानी जो कंपनी प्लांट चला रही है। इसे चैनलिंग ऑफ लायबिलिटी कहते हैं। चैनलिंग ऑफ लायबिलिटी। हाँ, ऐसा इसलिए है ताकि चीजें सरल रहें। अगर किसी हादसे के बाद ये पता लगाने में सालों लग जाएं कि गलती रिएक्टर बनाने वाले की थी, टरबाइन वाले की थी या सॉफ्टवेयर वाले की, तो पीड़ितों को मुआवजा कभी समय पर नहीं मिलेगा। सही बात है। इसलिए जिम्मेदारी एक जगह तय कर दी जाती है, ऑपरेटर पर, और ऑपरेटर को फिर बीमा और सरकारी मदद से कवर किया जाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं क्या कि पहले अगर किसी कार के एक्सीडेंट में टायर फटने से गलती होती तो हम कार बनाने वाले के साथ साथ टायर बनाने वाली कंपनी पर भी केस करते थे। हाँ, अब कानून कह रहा है कि मुख्य जिम्मेदारी कार चलाने वाले या मालिक की होगी और टायर कंपनी के साथ उसका क्या हिसाब किताब है वो उनका आपसी कॉन्ट्रैक्ट तय करेगा। ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। बिल्कुल यही बदलाव शांति बिल ला रहा है। ये भारत को वैश्विक प्रथा के करीब लाता है। इससे पूरी प्रक्रिया सरल हो जाती है और टायर बनाने वाली कंपनियां यानी वैश्विक आपूर्तिकर्ता भारतीय बाजार में आने से डरती नहीं है। तो मतलब अब ऑपरेटर का आपूर्तिकर्ता से हर्जाना मांगने का अधिकार काफी सीमित हो गया है। हाँ, वो मुख्य रूप से उनके आपसी कॉन्ट्रैक्ट या फिर किसी जानबूझकर की गई गलती तक ही सीमित होगा। तो अगर हादसा बहुत बड़ा हो और नुकसान ऑपरेटर की क्षमता से कहीं ज्यादा हो, तब क्या होगा? कौन भुगतान करेगा? यहीं पर सरकार की भूमिका आती है। बिल में एक परमाणु देयता कोष यानी न्यूक्लियर लायबिलिटी फंड बनाने का प्रावधान है। अच्छा। ऑपरेटर की तय सीमा से ऊपर का सारा खर्च सरकार इस फंड से देगी, और अगर नुकसान उससे भी ज्यादा होता है तो भारत कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कॉम्पेंसेशन का सदस्य है, जो ऐसे मामलों में मदद के लिए एक वैश्विक फंड की व्यवस्था करता है। और आतंकवाद के जोखिम के बारे में भी एक बड़ा बदलाव है। बिल कहता है कि ये एक संप्रभु जोखिम है। इसका आम भाषा में क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत गहरा है। ये एक तरह से सरकार कह रही है कि बिजली कंपनी, आपका काम प्लांट चलाना है। अगर कोई बाहरी हमला होता है, जैसे कोई आतंकवादी हमला, तो उसकी जिम्मेदारी देश की होगी, आपकी नहीं।
मतलब ये एक युद्ध जैसी स्थिति मानी जाएगी। जी, ऐसे हमले से हुए परमाणु नुकसान के लिए ऑपरेटर उत्तरदायी नहीं होगा, बल्कि केंद्र सरकार भुगतान करेगी। इससे निवेशकों का वो सबसे बड़ा डर खत्म हो जाता है जिसका कोई बीमा नहीं हो सकता। लेकिन इसमें एक और बदलाव है। अब ऑपरेटर की देनदारी हर प्लांट के लिए एक जैसी नहीं होगी। इसे भी थोड़ा समझाइए। हाँ, 2010 के कानून में हर तरह के न्यूक्लियर प्लांट के लिए ऑपरेटर की देनदारी की एक ही सीमा थी, 1500 करोड़ रुपए। शांति बिल इसे बदलता है। ये कहता है कि देनदारी प्लांट की श्रेणी और जोखिम के हिसाब से तय होगी। लेकिन क्या ये एक तरह का रिस्क डिस्काउंट नहीं है? मतलब हम कह रहे हैं कि अगर आपका प्लांट छोटा है तो आपकी जिम्मेदारी भी कम होगी। आलोचक तो कहेंगे कि परमाणु हादसा तो छोटा बड़ा नहीं होता, उसका असर तो भयानक ही होता है। ये एक बहुत जायज चिंता है। इसका समर्थन करने वाले कहते हैं कि एक छोटा रिसर्च रिएक्टर और 1000 मेगावाट का बड़ा पावर प्लांट, दोनों का जोखिम बराबर नहीं हो सकता। हर किसी पर एक ही भारी भरकम बीमा का बोझ डालना इनोवेशन को रोकता है। लेकिन हाँ, विपक्ष का तर्क यही है कि आप सुरक्षा और जिम्मेदारी में छूट नहीं दे सकते। ये बहस का एक बड़ा मुद्दा बनेगा। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? इसीलिए ये जरूरी होगा कि सरकार जब नियम बनाए तो उसमें एक न्यूनतम सीमा तय करे जिससे नीचे किसी भी ऑपरेटर की देनदारी न जा सके, चाहे उसका प्लांट कितना भी छोटा क्यों ना हो। ठीक है, इतनी सारी चर्चा ऑपरेटर, सप्लायर और सरकार पर हो गई, लेकिन उस आम इंसान का क्या, जो प्लांट के पास रहता है? पीड़ितों के नजरिए से क्या इस बिल में कुछ बेहतर है? हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है। बिल परमाणु क्षति की परिभाषा को बहुत व्यापक बनाता है। अच्छा, कैसे? पहले ये मुख्य रूप से तत्काल जानमाल के नुकसान तक सीमित थी। अब इसमें लंबी अवधि में होने वाले स्वास्थ्य प्रभाव जैसे कैंसर, आर्थिक नुकसान, जैसे किसी किसान की जमीन का बंजर हो जाना, बिल्कुल, वो पर्यावरण को हुए नुकसान को ठीक करने का खर्च, और यहाँ तक कि किसी संभावित हादसे को रोकने के लिए किए गए उपायों की लागत भी शामिल है। ये तो पीड़ितों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और मुआवजा मिलने की प्रक्रिया, क्योंकि भारत में न्याय मिलने में देरी एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल, इस पर भी ध्यान देता है। ये दावों के निपटारे के लिए एक तेज रास्ता बनाने की बात करता है, क्योंकि मुआवजे में रफ्तार उतनी ही जरूरी है जितनी रकम। सही बात है। एक धीमी मुआवजा प्रणाली व्यवहार में न्याय से इनकार करने के बराबर है। बिल्कुल। चलिए अब एक ऐसे पहलू पर आते हैं जिसे शायद बिल का सबसे दूरदर्शी प्रावधान कहा जा सकता है, बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये क्यों इतना मायने रखता है? ये बहुत ज्यादा मायने रखता है क्योंकि ये पूरी सोच को बदल देता है। परमाणु ऊर्जा का मतलब सिर्फ बड़े बड़े रिएक्टर बनाना नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। इसमें खास तरह की मटेरियल्स, एडवांस्ड रोबोटिक्स, सेफ्टी सॉफ्टवेयर, प्रिसिजन विनिर्माण और भी बहुत कुछ शामिल है। अच्छा, शांति बिल परमाणु ऊर्जा से जुड़े आविष्कारों पर पेटेंट की इजाजत देता है, जिसके लिए ये भारतीय पेटेंट अधिनियम में बदलाव का प्रस्ताव करता है। तो ये सिर्फ रिएक्टर बनाने के बारे में नहीं है, ये भारत को परमाणु तकनीक का एक एप्पल या गूगल बनाने की कोशिश है। मतलब हम सिर्फ हार्डवेयर नहीं बल्कि पूरा इकोसिस्टम और उसका दिमाग भी बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा रणनीतिक दाव है। अब तक हम टेक्नोलॉजी के ग्राहक थे, ये हमें उस ग्लोबल सप्लाई चेन का मालिक बनाने की क्षमता रखता है। सोचिए, कल को छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के लिए दुनिया को भारतीय सॉफ्टवेयर या रोबोटिक्स की जरूरत पड़े। ये सिर्फ ऊर्जा की आत्मनिर्भरता नहीं बल्कि आर्थिक शक्ति का एक नया केंद्र बनाने की बात है। इससे ऐसी कुशल नौकरियां पैदा होंगी जो दशकों तक चलेंगी। बिल्कुल। तो इन सब का भारत की विदेश नीति और दुनिया में उसकी जगह पर क्या असर पड़ेगा? इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। देनदारी के कानून को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के करीब लाकर यह बिल भारत के नागरिक परमाणु समझौतों को, खासकर अमेरिका के साथ हुए ऐतिहासिक समझौते को, रणनीतिक वादों से जमीनी हकीकत में बदल सकता है। अच्छा, तो वो जो समझौता इतने सालों से अटका हुआ था। हाँ, पिछले 15 सालों से ये समझौता देनदारी के मुद्दे पर ही अटका हुआ था। अब वेस्टिंगहाउस जैसी कंपनियां भारत में प्लांट लगाने के बारे में गंभीरता से सोच सकती हैं। और ये हमें किसी एक देश जैसे रूस पर हमारी निर्भरता से भी बाहर निकालेगा। निश्चित रूप से ये भारत को किसी एक सप्लायर से बंधे होने के बजाय फ्रांस, अमेरिका, दक्षिण कोरिया जैसे कई भागीदारों के साथ काम करने की मजबूती देता है। आज कोई भी देश अकेले परमाणु ऊर्जा का विस्तार नहीं कर सकता। सप्लाई चेन, सुरक्षा मानक ये सब अब वैश्विक हो चुके हैं।
ये बिल भारत को उस वैश्विक क्लब में एक मजबूत खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करता है। तो ये बिल भारत को परमाणु ऊर्जा की दुनिया में अलग थलग खड़े देश की छवि से बाहर निकाल रहा है। बिल्कुल, शांति भारत को परमाणु मुख्य धारा में अधिक मजबूती से एकीकृत करता है, और वो भी उन शर्तों पर जिन्हें भारत दुनिया के सामने रख सकता है। ये बिल भारत को बहस से डिलीवरी की ओर और एक अकेले चलने वाले देश से एक विश्वसनीय परमाणु निर्माता बनने का रास्ता दिखाता है। चलिए तो आज की इस गहरी और लंबी बातचीत को समेटते हैं। हमने देखा कि शांति बिल एक तरह का रीसेट है जो 2 पुराने कानूनों की जगह ले रहा है। ये प्राइवेट कंपनियों को बुलाने और सरकारी नियंत्रण बनाए रखने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाता है। बिल्कुल। इसने देनदारी के पूरे ढांचे को वैश्विक नियमों के साथ जोड़ने की एक बड़ी और साहसिक कोशिश की है, जिसमें आतंकवाद को एक संप्रभुर जोखिम मानना एक बड़ा कदम है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आखिर में ये सिर्फ ऊर्जा के बारे में नहीं, बल्कि भारत को दुनिया में एक टेक्नोलॉजी लीडर के तौर पर स्थापित करने की एक कोशिश है। शांति कानून भारत को एक विश्वसनीय परमाणु निर्माता बनने का दरवाजा तो खोलता है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या हमारी संस्थागत क्षमता, हमारा नियामक ढांचा और हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति इस कानून के कागजी वादों को जमीनी हकीकत में बदल पाएगी? असली परीक्षा अब शुरू होगी। ये था आज का हमारा तीसरा महत्वपूर्ण विषय था। हमें उम्मीद है कि इस बातचीत से आपको इस जटिल विषय को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको हमारी ये गहन चर्चा पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस विषय पर आपके कोई सवाल या विचार हों तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे।